गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 14 हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं एंड चैप्टर 14 बायोमॉलिक्यूल्स में अभी ये अपना मुझे जितना याद पड़ता है फोर्थ वीडियो है, आई थिंक थर्ड वीडियो आ चुका है। तो ये फोर्थ वीडियो में आज पूरा कंप्लीट हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रोटीन के बारे में जितना भी अपने सिलेबस में दिया हुआ है अबाउट द प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये सारे पॉइंट्स आज हम कवर करने वाले हैं। एंड पॉलीपेप्टाइड के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, सबसे पहले जो प्रोटीन्स हैं ये क्या है, बायोमोलिक्यूल्स तो हैं ही। बायोमोलिक्यूल्स होने के साथ साथ तुम्हें ये भी पता है क्योंकि चैप्टर पॉलीमर में तुम्हें पहले करा चुका हूँ कि ये पॉलीमर्स भी हैं। दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स मीन्स many units of monomer unite together to form the polymer, big polymer. जैसे starch is a polymer, cellulose is a polymer, and protein is also a polymer. स्टार्च और सेलुलोज के स्ट्रक्चर तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आज प्रोटीन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जो भी कोई पॉलीमर होता है तो उस पॉलीमर की एक मोनोमर यूनिट होती है। वो मोनोमर यूनिट प्रोटीन की अमीनो एसिड, मैंने यहाँ पर लिख दिया यूनिट मोनोमर और ऐड करेंगे बिकॉज इट इज द पॉलीमर एंड इट्स मोनोमर यूनिट इज नोन एज द अमीनो एसिड। ये मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूँ कि अगर एग्जामिनर को बहुत डेप्थ में नहीं जाना है प्रोटीन में, केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोटीन के बारे में पूछनी है तो इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोटीन क्या है, स्टार्च क्या है, सेलुलोज क्या है। तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन, स्टार्च एंड सेलुलोज। दे आर द पॉलीमर्स। अब जब कोई पॉलीमर है तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आएगा कि उस पॉलीमर को बनाने वाला कोई ना कोई मोनोमर है। जो मोनोमर है वो कौन सा मोनोमर है, यहाँ पर अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड बहुत सारी अपनी साइंस के ऐसे टर्म हैं, जितनी टर्म्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द टर्म ऐसी हैं कि अगर हम उसका इंग्लिश वर्ड को ध्यान से देखें तो उस इंग्लिश वर्ड को डिवाइड करते ही अपना मीनिंग क्लियर हो जाता है, अपने डेफिनेशन आ जाते हैं इंग्लिश वर्ड को डिवाइड करके। यहाँ पर भी वही सेम अमीनो एसिड्स। अमीनो वर्ड इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है और एसिड इंडिकेट्स प्रेजेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, दोनों प्रेजेंट है। NH2 इज प्रेजेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट। ठीक है, और अगर ये दोनों प्रेजेंट है, देखो एक बेसिक ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है। बेसिक कौन सा, NH2 ग्रुप। कहाँ से आया, अमोनिया से। ये NH3 में से एक हाइड्रोजन माइनस करो इक्वल्स टू NH2 ग्रुप तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, एंड अमोनिया यू वेरी वेल नो इज अ बेसिक कंपाउंड, एक बेस है, बेस की तरफ से यूटिलाइज करते हैं। और एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर ये दोनों ग्रुप अकेले होंगे, जैसे हमने नाम में लिख दिया अमीनो एसिड, अगर केवल ये दोनों ग्रुप होंगे तो दोनों ग्रुप होने पर कोलैप्सिंग हो जाएगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस होंगे दोनों के ऊपर। एक बेसिक है तो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा, एक एसिडिक है तो नेगेटिव चार्ज रहेगा उसके ऊपर। तो अगर ये दोनों केवल यही दोनों होते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव से कोलैप्सिंग हो जाएगी, चार्ज पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब कोई स्ट्रक्चर, स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कार्बन भी जरूर प्रेजेंट है। हाइड्रोकार्बन की चेन प्रेजेंट है, बहुत सारों में चेन प्रेजेंट होती है, किसी एक में एक कार्बन ही प्रेजेंट होता। जो अपना फर्स्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन जिसको बोलते हैं, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर में यहाँ बनाया है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। एक और हाइड्रोजन लगा, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। और बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सब ग्लाइसिन से डेराइव्ड अमीनो एसिड। कैसे डेराइव्ड अमीनो एसिड है, देखो NH2 हम चेंज नहीं कर सकते, COOH हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाना है। हम चेंज कहाँ कर सकते हैं, इस कार्बन के साथ या तो एक कार्बन लगाओ या फिर फिनाइल ग्रुप लगाओ, जैसे हमने लगाया इधर एक फिनाइल ग्रुप भी। अभी आगे थोड़ा इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर में जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वहाँ पे एक से ज़्यादा अमीनो एसिड लेने पड़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन। ठीक है, CH2 के साथ एक COOH की बॉन्डिंग होती है, एक NH2 की बॉन्डिंग होती है और इसको हम ग्लाइसिन बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाइज अमीनो एसिड्स will contain one NH2 group, one COOH group and a carbon chain in between the NH2 group and COOH group. इन दोनों के बीच में एक कार्बन की चेन प्रेजेंट होती है। Now come to the classification of amino acids based on their utility. वो किस तरह से यूजफुल है, कौन कौन यूजफुल है, कौन कौन यूजफुल नहीं है,
कौन किसको कहाँ से लिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स हम बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द यूटिलिटी हम बोल सकते हैं। तो उसके ऊपर बेस्ड हम इनको दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। देखो अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, एसेंशियल का जो सिंपल वर्ड मीनिंग इंग्लिश में निकलता है, एसेंशियल का वर्ड मीनिंग क्या है, दे आर रिक्वायर्ड, वो हमारी रिक्वायरमेंट। रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन है, स्टार्च है, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम हमारी बॉडी के अंदर जो नेचर ने भेजे हैं, अब उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो प्रेजेंट नहीं है, जो हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, जो फूड से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, क्योंकि प्रोटीन इज अ मेजर सोर्स ऑफ कमिंग फ्रॉम द फूड। जो प्रोटीन है वो फूड से आने वाला प्रोटीन है, और प्रोटीन के लिए सभी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि हमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट फिर भी कम अमाउंट में ले सकते हैं, बट प्रोटीन इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, क्योंकि उसका यूज़ कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा है अपनी बॉडी के अंदर। तो यूज़ पे अभी नहीं जा रहे हैं, यूज़ पे सबसे बाद में देखेंगे यूज़ में। अभी हम कहाँ पहुँच रहे हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, इन दोनों टर्म का मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो एसेंशियल का सीधा सा मतलब है दे आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी, और उसका दूसरा मतलब ये भी है कि दे आर नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला कि प्रोटीन हमारी बॉडी का एक पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारी बॉडी को। अगर प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इट मीन्स अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होगी। इतना तो हम मान सकते हैं कि जो चीज़ हमारे पास होती है तो उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। कि जैसे मेरे पास ये मार्कर पेन है तो मैं नहीं मंगाऊंगी मार्कर पेन दूसरा, क्योंकि मेरे पास है मार्कर पेन, मेरा काम चल रहा है, तो मैं क्यों मंगाऊंगी दूसरा मार्कर पेन। तो बॉडी भी हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चलती है। जिन अमीनो एसिड किससे बनी हुई प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उन अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और उन अमीनो एसिड्स को हम एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, क्योंकि उनको बाहर से लेना पड़ेगा। जो अमीनो एसिड बॉडी के अंदर नहीं प्रेजेंट है उनको बाहर से लेना पड़ता है बॉडी को, फूड से लेना पड़ता है बॉडी को, इसीलिए उनको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, उसके बाद दूसरी मैंने यहाँ पर इसीलिए स्पेसिफाई कर दिया, दे आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। बाय द बॉडी मीन्स एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी, बिकॉज वी आर ऑल्सो द सुपीरियर कैटेगरी एनिमल्स। तो हम भी सुपीरियर कैटेगरी के एनिमल है, क्योंकि हमारा ब्रेन डेवलप्ड है, हम दूसरे एनिमल के बारे में बता सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं दूसरे एनिमल के बारे में। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जो नेचर ने बनाया है, वो एनिमल्स के जैसा ही बना है। ठीक है, जो प्रोटीन है वो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं वो हमें बाहर से लेने की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इनको एसेंशियल अमीनो एसिड बोला जाता है। देन कम टू द सेकंड कैटेगरी, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मीनिंग है दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, बट ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, मैंने क्या लिखा, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। दे आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन बॉडी उस रिक्वायरमेंट को अपने आप फुलफिल कर सकती है। जैसे मुझे मार्कर की एवरीडे रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती हूँ क्योंकि मेरे बैग में 2 मार्कर हैं, तो मैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती हूँ। तो अगर मैं उस रिक्वायरमेंट को, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मार्कर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मैं ऐसा नहीं बोल सकती। मैं क्या बोलूँगी कि मार्कर इज़ रिक्वायर्ड बट आई हैव द मार्कर, दिस इज वाई इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड ह्यूमन, बट उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ह्यूमन बॉडी अपने आप फुलफिल कर देती है, उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो बाहर से लेने पड़ते हैं फूड की हेल्प से, उनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और जो बाहर से नहीं लेने पड़ते उसी आउटसाइड सप्लाई के ऊपर बेस्ड हम उसका नाम दे देते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखो अब बुक में तुम्हारी एक टेबल बनी हुई है, तो आई सजेस्ट यू की रीडिंग करना इस पार्ट की, तुम प्रोटीन वाले पार्ट की, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगी यहाँ पे। तो एक बार तुम रीडिंग करोगे तो रीडिंग करके कुछ और एडिशनल पॉइंट तुम्हारे माइंड में आएंगे जो तुम्हें लिखने में हेल्प करेंगे, नोट्स बनाने में हेल्प करेंगे। अब दूसरी चीज़ मैं तुम्हें क्या बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैंने दोनों के एग्जाम्पल लिखे। देखो इसके भी 2 एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, एसेंशियल के लिए दीज आर द एग्जाम्पल्स, और इसके भी 2 एग्जाम्पल लिखे हुए नॉन एसेंशियल के, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक के ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ है, दूसरे के ऊपर स्टार नहीं लगाया, और तुम्हारी बुक में भी ऐसे ही टेबल बनी हुई है। ठीक है, मैं भेजूंगी तुम्हारे पास नोट्स में, वो टेबल भेजूंगी नोट्स, वो बनानी जरूरी है। एटलीस्ट एक बार
हमें उनका नाम पढ़ना जरूरी है। और क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 लिखे हैं तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल तो तुम्हें याद हो दोनों। उससे ज़्यादा तुम करोगे तो बेनिफिट ही रहता है। देखो जितना भी हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो नुकसान कभी नहीं होता, हमारी मेहनत बेकार कभी नहीं जाती, ये एक फैक्ट है। तो जितने तुम ज़्यादा याद करोगे उतने तुम्हें आगे फर्दर स्टडी में हेल्प करेंगे। अगर केमिस्ट्री के फील्ड में ही आगे जाना है जो कि बहुत एक शाइनिंग फील्ड है, अगर वहाँ तुम्हें आगे जाना है तो वो तुम्हें हेल्प करेंगे। बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, अभी बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो वेलिन एंड ल्यूसीन दोनों को मैंने स्टार्ट किया, दीज आर एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो स्टार के साथ याद रखना कि वेलिन और ल्यूसीन 2 पे स्टार लगे थे, तो 2 पे स्टार लगे थे इसका मतलब दे आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद ग्लाइसिन एंड एलेनाइन, मैंने दोनों पे स्टार नहीं लगाया। ग्लाइसिन एंड एलेनाइन दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, उनको कंटेन करने वाली प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। उसी में से एक प्रोटीन के बारे में हम आज डिस्कस भी करेंगे। मैं बताऊंगी तुम्हें कि वो कौन सी प्रोटीन होती है जिसके अंदर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, एलेनाइन भी और ग्लाइसिन भी दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल अब क्लियर हुआ। एग्जाम्पल तुम टेबल तुम्हारे पास आ जाएगी, नोट्स में, बुक में भी टेबल है, उसमें से तुम और भी एग्जाम्पल याद रख सकते हो। बट एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? अच्छा बेटा, एक और क्लासिफिकेशन है जिसको मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि वो मैं ऑलरेडी तुम्हें कल भी बता चुकी हूँ उसके बारे में। वो क्लासिफिकेशन क्या है? देखो मैं यहाँ लिखती हूँ अल्फा एंड बीटा, 2 चीज। उसके लिए तुम्हें समझना क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर वाला कार्बन अल्फा कंसीडर किया है और उसके साइड वाला कार्बन बीटा कंसीडर किया जाता है। अगर यहाँ पर कोई और दूसरा कार्बन होगा 1 2 HCOOH NH2, दिस इज अल्फा एंड दिस इज, उस अल्फा के साइड वाला कार्बन बीटा कार्बन। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमें बहुत पहले से पता है, जब से तुमने IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ना स्टार्ट किया है हमें तब से पता है कि इट इज द मोस्ट प्रिफर्ड ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इस ग्रुप को दी जाती है। कभी भी हम नाम लिखेंगे, नाम लिखते टाइम सबसे पहले नंबर इसी को जाता है। उसका एक रीज़न भी है, इसके अंदर वो क्वालिटी है जो नाम जाता है, बिकॉज इट कैन बी द पार्ट ऑफ द चेन का पार्ट बन जाता है ये। अब देखो अगर इसमें हम चेन कंसीडर करें तो 2 कार्बन की चेन कंसीडर करेंगे। NH2 को हम चेन में नहीं ले सकते क्योंकि NH2 चेन में का पार्ट नहीं है, कार्बन की चेन है तो कार्बन की चेन कंसीडर की जाएगी, NH2 नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो इसको इसका प्रिविलेज मिल जाता है। प्रिविलेज मीन्स इट विल ऑलवेज बी प्रिफर्ड, हमेशा नंबरिंग में उसको प्रिफर किया जाएगा। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की साइड से ही मैंने अल्फा लगाया और कार्बोक्सिलिक एसिड की साइड से ही मैंने बीटा लगाया। देखो NH2 की साइड से अगर हम देखते हैं तो ये वाला कार्बन अल्फा माना जाना चाहिए, बट वो अल्फा नहीं माना जाएगा, इट विल बी कंसीडर्ड बीटा। व्हाई? बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आई। अब इन अमीनो एसिड्स में क्या, ये बताने का मेरा पर्पस क्या है कि अगर अल्फा कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड। और अगर बीटा कार्बन पर लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बीटा अमीनो एसिड। ये बात समझ में आ गई? ये 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसके लिख दिए डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन। मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर 2 कार्बन का डिफरेंस है तो बीटा अमीनो एसिड, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अगर एक ही कार्बन का डिफरेंस है तो वो अल्फा अमीनो एसिड माना जाए। ठीक है, ये बात आई समझ में? अच्छा, इसके बाद आते हैं बेटा एक और हमने लिखी है पेप्टाइड लिंकेज। देखो ये पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनती है, जैसे मैं तुम्हें कल का याद दिलाती हूँ, परसों का याद दिलाती हूँ कि हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में पढ़ा कि जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर थे उसमें OH ग्रुप C1 या C2 से, C1 या C4 से, वहाँ पर क्या हुआ था कि 2 OH साथ साथ प्रेजेंट थे, C1 पर भी C4 पर भी, हमने H2O निकाल दिया और ऑक्सीजन दोनों कार्बन के बीच में आ गया। यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा तो नहीं है, पेप्टाइड लिंकेज अपनी बिल्कुल सिंपल लिंकेज। ये क्या लिंकेज है? 2 अमीनो एसिड, यहाँ पर देखो इस बोर्ड पे आप, ये 2 अमीनो एसिड है। एक अमीनो एसिड है एलेनाइन, ये एलेनाइन का स्ट्रक्चर है, CH3CH COOH, ये हमारा एलेनाइन था। ठीक है, ये हमारा था CH2 COOH NH2 ग्लाइसिन, ये 2 अमीनो एसिड। देखो ग्लाइसिन मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो मैं इसी में चेंज करके तुम्हें बताती हूँ, इसके साथ एलेनाइन
तरफ रखेंगे NH प्लस CH3 डबल को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज एलेनाइन, ये ग्लाइसिन एलेनाइन दोनों ही अब तक दिमाग में बैठ जाना चाहिए, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो ये बॉडी के अंदर चलने वाली रिएक्शन। देखिए ये COOH का हमेशा ही OH करता है अगर H2 निकलता है तो, और साइड में जो भी होगा उसका हाइड्रोजन होगा, तो ये पूरा H2 निकलेगा। अब पूरा H2 निकलने के बाद हमारे पास आया क्या, CH2 C डबल बॉन्ड O और N, ये वाला निकल C डबल बॉन्ड O N, उसकी साइड वाला पार्ट ये वाला पार्ट छोड़ो, हमें क्या देखना है, C डबल बॉन्ड O NH के लिंकेज आ गई है बिकॉज H2O मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड in between the two amino acid या by the reaction of two amino acids। H2O मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, ये COOH का लिंकेज आया, ये COOH का लिंकेज आया, और अगर ये आगे जुड़ेगा NH2 से एक और लिंकेज आ जाएगा, ये आगे जुड़ेगा एक और लिंकेज, ठीक है। मतलब इसी स्ट्रक्चर में टोटल 4 लिंकेज पॉसिबल है। अब पेप्टाइड हम किसको बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड भी कई बार बोला जाता है, बट द करेक्ट टर्म इज लिंकेज। इट इज द लिंकिंग, नॉट ओनली द बॉन्ड, इट इज द लिंकिंग। तो C डबल बॉन्ड ONH अगर कहीं पर भी आता है, किसी भी स्ट्रक्चर में अगर हमें दिखाई देता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम पेप्टाइड कहते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पेप्टाइड। अब पेप्टाइड में अगर केवल एक ही CONH आ रहा है, जैसे यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में एक ही आएगा, अगर एक ही CONH आ रहा है तो मोनोपेप्टाइड, 2 आ रहा है तो डाइपेप्टाइड, जैसे जितना स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें 2 आ रहा है डाइपेप्टाइड। लेकिन जब ये साइड वाला स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा तो 4 आ जाएंगे इसमें, अगर 2 आ रहे हैं तो डाइपेप्टाइड, और अगर मोर देन 10 आ रहे हैं, 10 से ज़्यादा अगर आ रहे हैं तो इसको हम पॉलीपेप्टाइड। ये बात समझ में आई? तो पॉलीपेप्टाइड क्या है, व्हेन more than 10 CONH linkage are present in the structure of protein, then it is called the polypeptide linkage। अब polypeptide linkage कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, मैं तुम्हें अपनी बॉडी के 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। एक तो DNA के अंदर यही polypeptide linkage प्रेजेंट होती है, RNA के अंदर polypeptide linkage प्रेजेंट होती है, और इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन में यही polypeptide linkage प्रेजेंट होती है, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो ए प्रोटीन, वो भी एक प्रोटीन ही है, तो उसमें भी ये polypeptide linkage प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पॉलीपेप्टाइड मीन्स मेनी पेप्टाइड लिंकेज। मेनी, इसका वर्ड मेनी तुम्हें पहले से पता है, फिर भी मैं मेंशन कर देती हूँ। डेफिनेशन में लिखी हुई है मोर देन 1 पेप्टाइड लिंकेज, या मोर देन 10, सॉरी नॉट मोर देन 1, मोर देन 10, TEN, ग्रेटर देन 10 पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आओ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में तुम्हें क्या समझना है, देखो पॉलीपेप्टाइड की एक ऐसे चेन बनती चली जाती है, ये एक पॉलीपेप्टाइड का मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, एंड हाउ टू राइट द पॉलीपेप्टाइड ये इसके साथ साथ चलो पहले ही बता देती हूँ। देखो ये एब्रीविएशंस हैं अमीनो एसिड के नाम, एब्रीविएशन उस टेबल में आ जाएंगे, और यहाँ मैंने 3 इधर लिखे हुए हैं, और ये 2 4 कुल मिला के 4 हैं, इन चारों के एब्रीविएशन में बोर्ड में बता देते हैं। जैसे ALA हमने किसके लिए लिखा, एलेनाइन, फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द नेम। एलेनाइन के पूरे नाम में पहले 3 लेटर है, नाम बड़ा है छोटा उससे मतलब नहीं है, हमें पहले 3 लेटर लेंगे। फर्स्ट लेटर विल बी रिटन इन कैपिटल्स एंड रेस्ट 2 लेटर्स विल बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, तो ये एलेनाइन का एब्रीविएशन है, ये ग्लाइसिन का एब्रीविएशन है, ये फिनाइल एलेनाइन का, फिनाइल एलेनाइन एक कंपाउंड है, एलेनाइन का ही डेरिवेटिव है, फिनाइल एलेनाइन एक अमीनो एसिड है, ये उसका एब्रीविएशन है। अब देखो इनका एब्रीविएशन वैलिन का VAL विल बी द एब्रीविएशन, VAL, ल्यूसीन का LEU विल बी द एब्रीविएशन, और ग्लाइसिन का पता चल चुका है GLY एंड AL, दीज आर एब्रीविएशन। क्योंकि जब हम पूरा पॉलीपेप्टाइड लिखते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, आगे अगर तुम बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे या बायोलॉजी पढ़ोगे तो हीमोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर आएगा, और एक पेज का पूरा स्ट्रक्चर, और एक पेज से भी एक्सेप्ट कर सकता है। जो हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, तो इनके जो स्ट्रक्चर है बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, तो इनके स्ट्रक्चर को अगर हम इस तरह बॉन्डिंग की हेल्प से शो करेंगे, तो बॉन्डिंग की हेल्प कहीं ना कहीं मिस्टेक होनी पॉसिबल है। तो क्या करते हैं, इन एब्रीविएशन की हेल्प ले लेते हैं, कि ये जो एब्रीविएशन है, देखो एलेनाइन ग्लाइसिन
ये एक बॉन्ड इसके बीच में क्या इंडिकेट करता है? पेप्टाइड लिंकेज, कि एलेनाइन ग्लाइसिन के बीच में पेप्टाइड लिंकेज है, ग्लाइसिन फिनाइल एलेनाइन के बीच में पेप्टाइड लिंकेज। तो ये पेप्टाइड लिंकेज को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस हमसे पूछा ना जाए पूरा एक्सप्लोर करके स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, तो तब तक इससे हमारा काम चल जाता है। तो ये एलेनाइन ग्लाइसिन फिनाइल एलेनाइन ऐसे सिंगल बॉन्ड लगाते चले जाते हैं, जितने भी अमीनो एसिड जुड़े हैं उस पॉलीपेप्टाइड लिंकेज को बनाने के लिए। इसके अलावा भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर साइड में बहुत सारे जुड़ सकते हैं, जितने भी जुड़ेंगे वो पॉलीपेप्टाइड को ही डिफाइन करेंगे। अच्छा, मैं तुम्हें स्ट्रक्चर के बारे में बता रही थी। तो जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर इज ओनली द पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड की एक सिंगल चेन, जैसे ये एक सिंगल चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड है। ये ऊपर वाला पार्ट तुम्हें ब्लैक दिखाई दे रहा है, मैंने बोला NH2 वाला पार्ट है। नीचे वाला पार्ट तुम्हें व्हाइट दिखाई दे रहा है, मैंने कहा बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है COOH वाला पार्ट, ठीक है। और इसकी एक पूरी चेन बन रही है, देखो ऐसे करके इसकी एक पूरी चेन बन रही है। ये अपना मैंने बोला NH2 वाला पार्ट है, COOH वाला पार्ट है, NH2 वाला पार्ट है, COOH वाला पार्ट है, एंड मैनी मोर पेन अगर हम यूनाइट कर दें तो ये क्या बन गया अपना पॉलीपेप्टाइड चेन। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन। बट देखो जितना हार्ड ये स्ट्रक्चर है, पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर उतना हार्ड नहीं हो। रीजन क्या है? दीज आर द केमिकल बॉन्ड्स, दीज आर केमिकल बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड फिर भी हार्ड होता है। आयनिक बॉन्ड के जो कंपाउंड्स होता है सोडियम क्लोराइड हार्ड स्ट्रक्चर है, अगर टच करते हैं तो हार्ड लगता है। एलम फिटकरी टच करते हैं तो हार्ड लगता है, बट ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये पेप्टाइड लिंकेज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। और कोवेलेंट बॉन्ड फ्लेक्सिबल बॉन्ड होता है, सॉलिड नहीं होता है। तो ये जिस तरह मैंने तुम्हें बताया, तो कलर से तो अपना मैच हो गया कि ये कलर अपना NH2 को दे दिया हमने, COOH को दे दिया, क्योंकि NH2 लिखने में थोड़ा छोटा ग्रुप है, COOH लिखने में थोड़ा बड़ा ग्रुप है। लेकिन इसके जितना हार्ड नहीं समझना, हार्ड नहीं होगा, वो थ्रेड के जैसा होगा स्ट्रक्चर। और जो भी थ्रेड होगा, देखो ये ऐसे एक थ्रेड रखा हुआ है, कभी भी वो उस तरह नहीं रहता, थ्रेड हिलता डुलता रहता है। इसलिए मैंने स्ट्रक्चर क्या बनाया, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाया। ये पॉलीपेप्टाइड की एक सिंगल चेन, ये पॉलीपेप्टाइड की दूसरी सिंगल चेन। ये चेन में क्या है? ये वाली स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब उसके बाद आता है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है यहाँ पे। सेकंड नंबर पे आते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो अब बहुत ध्यान से सुनो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा? फोल्डिंग ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर की अब फोल्डिंग हो गई, वही फोल्डिंग जिसके बारे में मैं तुम्हें बोल रही कि कभी भी स्ट्रेट चेन में अपना पॉलीपेप्टाइड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बॉन्ड है। और CONH, इसका जो CONH है, इसका CONH इसके CONH को अट्रैक्ट कर सकता है। इसके यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, अट्रैक्ट कर सकता है। बहुत पॉसिबिलिटी है कि अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो जब अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, दोनों पूरी चेन में कहीं से भी अगर अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो चेन की फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से चेन फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। फोल्ड होकर ये वेव लाइक स्ट्रक्चर आया, उसके बाद फिर वो जो वेव है वो वेव चल के आगे फिर फोल्डेड हो जाती है। अगर ज़्यादा वेव बन गई तो ज़्यादा वेव बनने में तुम अपने आप ही समझो कि फोल्डेड लगेगा। तो दिस इज द फोल्डिंग ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक को हम बोलते हैं अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, दूसरे को हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। देखो सभी ने तुमने बायो पढ़ी है 10th क्लास में। मैं 11th में एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुमने बायो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, सिर्फ 10th क्लास में थोड़ा सा अपनी मेमोरी के लिए जाओ। DNA का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये DNA का एंड दिस इज कॉल्ड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? ये मैंने दो पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रैंड बनाए हुए हैं। एक पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रैंड में फोल्डिंग होकर ऐसे, दूसरे पॉलीपेप्टाइड के स्ट्रैंड में क्योंकि उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपस में, ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, दूसरे पॉलीपेप्टाइड की चेन इसके पास ही है, सेल के अंदर है इसकी, क्योंकि DNA हमारी सेल के अंदर ही होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है DNA। तो दूसरा भी वहीं पर प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डिंग हो जाएगी। ये जहाँ तुम्हें यूनियन दिखाई दे रही है, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो पॉलीपेप्टाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक का C डबल बॉन्ड O और दूसरे का NH, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। So this type of structure is known as the alpha helical structure because it is spiral in shape, सीढ़ी के जैसा दिखाई देता है। और उस सीढ़ी के जैसे को हम हेलिक्स बोलते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा हेलिकल फोल्डिंग होने के बाद बना हुआ है। और बीटा प्लेटेड, देखो बीटा प्लेटेड और अल्फा हेलिकल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
अब अगर फोल्डिंग और भी बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद अगर वो हमें एक शीट के जैसा दिखाई देने लगता है, ऐसा दिखाई देने लगता है, शीट मतलब चादर के जैसा, ये पॉलीपेप्टाइड की लिंकेज ऐसे जा रही थी, ये पॉलीपेप्टाइड आया, एक और पॉलीपेप्टाइड आया, एक और पॉलीपेप्टाइड आया, और अल्टीमेटली वो एक पूरी लेयर बन गई। शीट का मतलब लेयर बन गई है पूरी। तो अगर पॉलीपेप्टाइड की हाइड्रोजन बॉन्ड में बॉन्डेड होने से अगर एक लेयर बन गई है तो उसको हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर या शीट लाइन स्ट्रक्चर। ये दोनों ही स्ट्रक्चर हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। ये फर्स्ट स्टेप का स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स, और अल्फा हेलिक्स आपस में यूनाइट होकर बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर बना दें। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर पर। मैंने सिर्फ एक पॉइंट लिखा है, बुक में एक पैराग्राफ लिखा है, मैंने एक ही पॉइंट लिखा है क्योंकि यही पॉइंट हमें टर्शियरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। वो पॉइंट क्या है? कॉइलिंग स्टार्ट्स। अभी तक तो फोल्डिंग हुई थी, मुड़ना शुरू हुआ। फोल्डिंग मीन्स मुड़ना शुरू हुआ था, अब कॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ फोल्डिंग हो चुकी थी, अब ये पूरा का पूरा कॉइल हो जाएगा। और ऐसे ये सपोज ये मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है साइड वाले और ये कॉइल होगा, एक कॉइल की फॉर्म में आ गया, स्फेरिकल फॉर्म में आ गया। अब ये जो कॉइलिंग स्टार्ट हुई है, इस कॉइलिंग को हम टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, अब एक कॉइलिंग स्टार्ट हुई थी, देखो ये कॉइलिंग बन गई थी, अपना स्ट्रक्चर अब यहाँ पहुँच चुका है। ये समझो तुम स्पाइरल से, ये वाले स्पाइरल, ठीक है, कॉइल कर लिया उन्होंने, कॉइल करके ऐसे आ। अब इस कॉइलिंग के ऊपर ओवरलैपिंग भी होगी, ये मैंने कर दी ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग भी हो गई है। अगर कॉइलिंग हुई है टर्शियरी स्ट्रक्चर, और अगर कॉइलिंग को ओवरलैप भी कर दिया गया है दूसरी कॉइलिंग से, कोई इसमें छुट्टी नहीं है बीच में, हर तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड आ चुके हैं, एंड द स्ट्रक्चर बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बन चुका है तब हम इसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें फोल्डिंग भी है, कॉइलिंग भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, सभी कुछ है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे रहा है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया है। So this is called the quaternary structure of the proteins. तो ये अपने स्ट्रक्चर के बारे में था प्रोटीन के। अब एक पॉइंट मुझे तुम्हें और एक्सप्लेन करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी कई बार पूछ लेते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछेंगे तो या तो डिनेचुरेशन की डेफिनेशन पूछेंगे, और या फिर डिनेचुरेशन की कंडीशंस पूछेंगे, इन व्हाट कंडीशंस डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो, डीनेचुरेशन मतलब डी मीन्स नो, नेचर आ गया वर्ड। अगर प्रोटीन का नेचुरल स्ट्रक्चर, यहाँ पे डी का मीनिंग लगाओ डिस्ट्रॉय, अगर प्रोटीन का नेचुरल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर था, एक्चुअल जो अमीनो एसिड की लिंकेज थी, अगर वो लिंकेज डिस्ट्रॉय हो जाती है बाय एनी हाउ, ये लिंकेज टूट जाती है, एनी हाउ डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। कब ये डीनेचुरेशन पॉसिबल है? अगर हमने टेम्परेचर हाई कर दिया, क्योंकि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर तुम लोग अगर थोड़ा सा भी कॉमन ऑब्जर्वेशन में जाओगे, हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एंड आवर बॉडी हैज़ अ फिक्स्ड टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतने टेम्परेचर पर प्रोटीन भी वही रहती है, हीमोग्लोबिन भी वही रहता है, कोई चेंज नहीं आता किसी स्ट्रक्चर में। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो जाए, हमें बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, ठीक है, या टेम्परेचर हाई होने के साथ साथ पीएच में चेंज आ जाए, एसिडिक पीएच की जगह बेसिक पीएच हो गई, पीएच में चेंज आ जाए, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो गई जिनमें हम रेजिस्ट नहीं कर सकते, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो गई, तो तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो जाए, प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाए, और डीनेचर्ड होने का मतलब अमीनो एसिड की सीक्वेंस गड़बड़ हो जाए, बदल जाएगी अमीनो एसिड की सीक्वेंस। और अमीनो एसिड की सीक्वेंस बदलने का मतलब है, देखो डीएनए इज द हेरिडिटरी यूनिट, अगर अमीनो एसिड की सीक्वेंस बदली है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हुआ है, तो आगे वाली जनरेशन में भी उसका इफेक्ट फॉर श्योर जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है ये अच्छा नहीं है अपनी बॉडी के लिए, लेकिन इसको हम यूटिलाइज कर दें। इसको हम यूटिलाइज करें कैसे? देखो, कुछ भी हमें प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? यूरिन टेस्ट कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है, ये 2 टेस्ट सबसे पहले कराएगा, ठीक है। जो ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट में ब्लड के अंदर डिजोल्व प्रोटीन नहीं होना चाहिए। ब्लड के अंदर क्या होना चाहिए? ब्लड के अंदर अमीनो एसिड डिजोल्व होना चाहिए, ब्लड के अंदर ग्लूकोज डिजोल्व होना चाहिए, और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होना चाहिए, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होना चाहिए। मतलब कि मोनोमर्स, सबके सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल
मिल सकते हैं, अमोनिया मिल सकती है डिजोल्व फॉर्म में, लेकिन बड़ा मॉलिक्यूल कोई डिजोल्व नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी ऐसा कंपाउंड ऐड कर देंगे जो प्रोटीन के साथ टेस्ट देता है। हमने ब्लड के सैंपल के अंदर वो कंपाउंड मिलाया, अगर प्रोटीन है, प्रोटीन का अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, प्रोटीन अगर डाइजेस्ट नहीं हुई है बॉडी में, ब्लड के अंदर आ गई है प्रोटीन, तो वो टेस्ट दे देते और हमें पता चल जाएगा कि हमारे डाइजेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या तो हमारी इंटेस्टाइन काम नहीं कर रही है, क्योंकि इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, या तो इंटेस्टाइन काम नहीं कर रही है, और या फिर जो रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए, जैसे पेप्सिन है, थाइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एंजाइम, तो वो एंजाइम नहीं बन रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो वो हम पता लगा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दीस टू टेस्ट। या यूरिन में हमारे प्रोटीन चाहिए, तो उस प्रोटीन का टेस्ट करके पता चल जाएगा कि प्रोटीन यूरिन में आ रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, यूरिन में इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये टेस्ट करने के लिए हम इसकी डिनेचुरेशन की हेल्प लेते हैं। One more point I have written on the board, that is sickle cell anemia. एक बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया। क्या बीमारी होती है? अगर हीमोग्लोबिन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे अमीनो एसिड के सीक्वेंस हीमोग्लोबिन में ये ल्यूसीन, फिनाइलएलानाइन, ग्लाइसिन, एलिन। ये मैंने रैंडमली लिख दिया, ये सीक्वेंस नहीं होती है ये, क्योंकि अपने हमने यही अमीनो एसिड यूटिलाइज किया। तो फैमिलियर अमीनो एसिड को मैंने लिख दिया कि अपने हीमोग्लोबिन की ओरिजिनल सीक्वेंस ये थी, किसी भी पर्सन की हीमोग्लोबिन की ओरिजिनल सीक्वेंस ये थी, लेकिन उसकी सीक्वेंस चेंज हो गई है और चेंज होकर ये सीक्वेंस आ गई ALA, PHD, सीक्वेंस चेंज हो गई। और ये सीक्वेंस मैंने तो दो की चेंज की, अगर एक की भी चेंज हो जाए, अगर एक भी अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो जाए तो ये डिजीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इस बीमारी से प्रॉब्लम क्या होगी कि एक तो ब्लड अगर एक बार स्टार्ट हो गया फ्लो करना तो रुकता नहीं है, ठीक है, और क्योंकि हेरिडिटरी डिजीज है तो आसानी से क्योर भी नहीं की जा सकती। तो ये सब कुछ प्रोटीन के बारे में था आज। अपने बुक में तुम्हें रीडिंग लगानी है इसकी ज़रूर, और नोट्स मैं भेज दूंगी, बट कोशिश करो कि तुम अपने नोट्स बनाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट।